चलिए, पिछली क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपको संविधान के बारे में बता रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन। और बताया कि जो हमारा संविधान में विधायिका हम लोग का टॉपिक चल रहा था, लेजिस्लेशन। और विधायन की प्रक्रिया आपको पता है कि बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो कानून बनता है, कानून बनाने के लिए हमारी केंद्रीय विधायिका और राज्य की विधायिका है। और केंद्रीय विधायिका में बताए थे तीन चीज़ें हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यही तीनों मिलकर हमारे क्या बनते हैं, संसद बनाती है। और फिर बताया था कि पहले राज्यसभा राष्ट्रपति के बारे में बताया था अलग से कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या हैं, उनके कामकाज क्या है, उनकी नियुक्ति, उनका हटाया जाना। फिर बताया था कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं हो सकता, तो फिर उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया। फिर राज्यसभा, फिर लोकसभा, तीनों अलग अलग बता दिया था। फिर बताया कि तीनों एक साथ कैसे काम करते हैं, इस पर चर्चा कर रहे थे। और बताया था कि संसद के साल भर में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए, दो बैठकें होंगी कम से कम। और बैठक कितने बजे शुरू होती है, 11 बजे। 11 से 12 पहला घंटा जो होता है उसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं, प्रश्नकाल। दूसरा घंटा जो होता है 12 से 1 शून्यकाल, जीरो आवर। और इस शून्यकाल में आपको बताया कि जो तत्काल महत्व की जो चीज़ें होती हैं, राष्ट्रीय महत्व की, उन पर चर्चा करते हैं। उस पर 1 घंटे का समय एक्स्ट्रा रखा जाता है। उस दौरान भी सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन उस पर उत्तर देने के लिए कोई बाध्यकारी नहीं होता सरकार के लिए कि उसका उत्तर दे। फिर बताया कि 1 बजे के बाद बाकी की जो विधायिक प्रक्रिया होती है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, वो शुरू होता है। और उसमें आपको बताया था कि विधेयक पारित कराए जाते हैं, बिल। विधेयक भी आपको बताए थे 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें 2 बताया था, एक सरकारी विधेयक और एक निजी विधेयक, गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट बिल। तो गवर्नमेंट बिल आपको बताया कि जो सरकारी विधेयक होते हैं, तो गवर्नमेंट बिल में क्या होता है, 2 होते हैं। एक आपको बताया था साधारण विधेयक और धन विधेयक, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। ठीक। तो सरकारी विधेयक आपको बताया क्या होता है, उसको कौन प्रस्तुत करता है, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य। जब मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य उस विधेयक को प्रस्तुत करे तो वो सरकारी विधेयक होता है। और अगर कोई साधारण सांसद उसको प्रस्तुत करे तो वो निजी विधेयक होता है। गवर्नमेंट बिल में सॉरी साधारण जो विधेयक होता है उसमें आपको बताया था कि किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और जो धन विधेयक है केवल कहाँ प्रस्तुत होता है, लोकसभा में। ठीक। अब साधारण विधेयक के बारे में आपको बता रहे थे कि इसको दोनों सदनों से कितने वाचन चाहिए, कम से कम 3 वाचन होने चाहिए। प्रथम वाचन आपको बताया था, फर्स्ट रीडिंग क्या होता है, कि उस विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, प्रेजेंट करते हैं। द्वितीय वाचन आपको बताया था, सेकंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 2 चरण होते हैं। एक आपको बताया था कि कमेटी लेवल होता है, कि जब उसको स्पीकर परमिशन देते हैं, गजट में पब्लिश कर दिया जाता है, तो प्रिंट करा के सारे सदस्यों को कॉपी बांट दी जाती है। उसके बाद कमेटी बनती है और वही सबसे लंबा समय लेती है। और फिर उसके बाद आता है रिपोर्ट लेवल। और बताया था कि रिपोर्ट लेवल में ही कानून अपना अंतिम रूप लेता है। इसके बाद फिर तीसरा वाचन होता है, कि जब आखिरी बहस होती है उस पर। और बताया था कि तीसरे वाचन में कोई चेंजिंग नहीं होती, जितने क्लॉज सब क्लॉज हो वो सब दूसरे में फाइनल हो जाते हैं। यहाँ पर कानून अपने अंतिम रूप में आ चुका होता है। यहाँ पर बस भाषा के स्तर पर बदलाव हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और फिर बताया था कि एक सदन से पास होंगे तो कहाँ भेजा जाएगा, दूसरे में। या राज्यसभा से पास दूसरे सदन में, फिर से आपको पता है कितने वाचन होंगे, 3। तो लोकसभा से पास हुआ तो राज्यसभा में भेजा गया, या राज्यसभा से पास हुआ तो लोकसभा में भेजा गया। तो किसी भी विधेयक का दोनों सदनों में अलग अलग कितने वाचन होने चाहिए, 3 वाचनों से पारित होना आवश्यक है। समझ गए। तो और बताया था कि इनकेस अगर गतिरोध हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो फिर क्या होगा, ज्वाइंट सीटिंग, संयुक्त बैठक। और संयुक्त बैठक में हमने बताया था कौन सा आर्टिकल था, 108 बताया था कि जबरदस्ती वाला प्रोविजन है, कि अगर राज्यसभा नहीं मान रही तो फिर संख्या बल के आधार पर, क्योंकि लोकसभा की संख्या क्या होती है, ज्यादा है, तो संख्या बल के आधार पर दबाव बनाती है राज्यसभा पर। ये इसीलिए किया गया कि हर मामले पर राज्यसभा अड़ंगा न लगा दे। ठीक है, बताया था कि बहुत सोच समझ के संतुलन बनाया गया। और अब तक ज्वाइंट सीटिंग केवल कितने बार हुआ है, 3 बार हुआ है। ठीक। और तीनों बार बताया कि उसका कुछ खास मतलब नहीं निकला। ठीक। फिर बताया कि दोनों हाउस से पास होने के बाद कहाँ भेजा जाएगा, राष्ट्रपति के पास। कौन सा अनुच्छेद, 111। 111 में आपको बताया कि 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन बताया था क्या था, राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति दे देंगे तो विधेयक क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, बिल एक्ट हो जाएगा, पास हो गया। दूसरा आपको बताया कि राष्ट्रपति चाहे तो उसको पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं एक बार, ठीक है, दोबारा वापस नहीं करेंगे। उसका भी रीजन आपको बताया था कि 776 लोग बहुत लंबे समय से काम करते हैं। अब एक आदमी का विचार उसको भारी पड़ जाए तो ये गलत हो सकता है। ठीक है भाई, 776 लोग, 3 वाचन यहाँ, 300 वाचन, 3 वाचन वहाँ, और एक आदमी कह रहा है गलत, ठीक नहीं। ये बस आपको बताया था कि एक आईना दिखाने का काम करते हैं, कि अगर कुछ गड़बड़ी समझ में आए तो एक बार बता देंगे।
इतने बड़े अकेले राष्ट्रपति विद्वान आदमी नहीं है कि वो 776 लोगों को आप दबा सके। वो बस दिखाएगा कि एक बार अगर गड़बड़ी है तो आप आईना दिखा दीजिए कि इससे ज्यादा मत कीजिए आप। क्लियर? चलिए, अब दूसरा हो गया था, अब तीसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन में क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास जब बिल जाता है दोनों हाउस से पास होकर सहमति के लिए, तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी सहमति देंगे या उसको पुनर्विचार के लिए वापस करेंगे। उसकी कोई समय सीमा व्यवस्था में फिक्स नहीं की गई है कि कितने दिन में वापस करेंगे या कितने दिन में साइन करेंगे। ठीक, इसकी कोई लिमिट नहीं बताई गई है। यही राष्ट्रपति का हो जाता है वीटो पावर। कहीं हमारे संविधान में ध्यान रखिएगा, वीटो टाइप का कोई शब्द नहीं लिखा हुआ। आपने सब अनुच्छेद लिखे होंगे, कहीं वीटो शब्द आया? कहीं नहीं। वो बस व्याख्या की जाती है। इसी 100 अनुच्छेद 111 का कौन सा पॉइंट? तीसरा, कि राष्ट्रपति को मान लीजिए कि लग गया कि नहीं कुछ गड़बड़ है, सही में गड़बड़ है, और अगर हम दोबारा वापस करेंगे, भाई राष्ट्रपति भी राजनीतिक व्यक्ति होता है, उसको पता है कि देश में क्या चल रहा है, सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है। उनको पता है कि इस बिल को अगर हमने रिकंसीडर के लिए वापस भेजा तो ये दोबारा हमको भेज देंगे। तो राष्ट्रपति को लगता है कि अगर ये दोबारा भेज देंगे और ये पास करके रहेंगे, नहीं मानेंगे एकदम, तब फिर राष्ट्रपति तीसरा ऑप्शन लेते हैं। और तीसरे ऑप्शन में क्या है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति कितने समय में सहमति देंगे, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो राष्ट्रपति कहेंगे कि हम इस विधेयक को सहमति देंगे, लेकिन पहले विचार करेंगे, तब करेंगे, तब सहमति देंगे। और विचार करने की कोई समय सीमा नहीं है कि 2 दिन विचार करे, कि 2 महीना विचार करे, 2 साल विचार करे, कि 20 साल विचार करे। इसकी कोई लिमिट नहीं। तो इसी की व्याख्या में इसको कह दिया जाता है राष्ट्रपति का ये पॉकेट वीटो, कुछ लोग कहते हैं, कुछ टेबल वीटो कहते हैं कि टेबल पर रख लिया, कुछ ने कह दिया पॉकेट में रख लिया, पॉकेट वीटो भी इसको कहा जाता है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं लिखा हुआ, बस इसकी ये व्याख्या करते हैं। ठीक, तो ये जो 111 का तीसरा ऑप्शन होता है, ये जैसे 1989 में हुआ, उस समय डाक सुधार विधेयक था, पोस्टल रिफॉर्म बिल था, राजीव गांधी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे वो, तो उन्होंने राष्ट्रपति के पास अपनी सहमति के लिए उसको भेजा हुआ था। तो जब राष्ट्रपति के पास उन्होंने पोस्टल रिफॉर्म बिल भेजा सहमति के लिए, तो उस पर वो अपनी सहमति देंगे। तो फिर जब भेजा गया वहां पर, तो राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, उनको पता था कि सरकार अड़ी हुई है, डाक टिकटों की कीमतें बढ़ने जा रही थी। उन्होंने उसको होल्ड कर लिया कि इस पर हम विचार करके तब सहमति देंगे। और विचार करते करते राजीव गांधी भी चले गए, ज्ञानी जैल सिंह भी चले गए, संसद भी खत्म हो गई, लेकिन विचार खत्म नहीं हुआ। तो ऐसा एक बार हो चुका है कि उसको होल्ड किया था राष्ट्रपति ने। ठीक, लिख लीजिए, विधेयक को राष्ट्रपति अपनी सहमति के लिए रोक सकते हैं। प्रेसिडेंट could hold that bill for his consideration या for his assent। राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास विचार के लिए रोक सकते हैं। The president can hold the bill for his consideration या for his assent। ठीक, विचार के लिए रोक सकते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर विचार करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं। देयर इज नो टाइम लिमिट टू कंसीडर द प्रेसिडेंट। और राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर सहमति देने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं। ठीक है, कि कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं किया गया है कि कब तक उसको होल्ड करेंगे या कब तक उसको वापस करेंगे। समझ गए? तो इसी को कहा जाता है राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर सहमति, एसेंट टू बिल्स बाय प्रेसिडेंट। ये ठीक है कि राष्ट्रपति विधेयकों पर अपनी सहमति देंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं रखी गई। ठीक, तो इसी को क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो। लिख लिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉकेट वीटो या जेबी वीटो इसको कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो। समाप्त हो जाएगा वो, भाई राष्ट्रपति हट गए हैं। अब देखना पड़ेगा लोकसभा का कार्यकाल बचा है या नहीं बचा है। लोकसभा का कार्यकाल खत्म होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। टेन्योर के ऊपर है ना, लोकसभा ने जितना बिल पास करके भेजा, लोकसभा खत्म हो गई तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक बार ऐसा हो चुका है, लिखिए 1986, 1986, 1986 राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, इन्होंने क्या किया था? सुधार
भारतीय डाक सुधार विधेयक को विचार करने के लिए रोक दिया था? भारतीय डाक सुधार विधेयक को विचार करने के लिए क्या किया? रोक दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसी को क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो बोलते हैं, या जेबी वीटो इसी को बोला जाता है कि जेब में रख लेते हैं लेके। अब तक केवल कितनी बार हुआ ऐसा? एक बार हुआ है कि 111 का तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति ने इस्तेमाल किया। जनरली पहले ऑप्शन से काम चल जाता है। ठीक है, तो ये होता है राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर सहमति। और ये कौन से बिल के मामले में हम लोग बातचीत कर रहे थे? ऑर्डिनरी बिल। कौन सा विधेयक देख रहे थे? साधारण। अब कौन सा आएगा? देखिए लिखा हुआ है, कल 2 बिल बनाए थे ना, ऑर्डिनरी और अब कौन सा आएगा? मनी बिल। हेडिंग डाल लीजिए, मनी बिल, धन विधेयक। तो धन विधेयक जो है या मनी बिल है। लिखिए अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110, अनुच्छेद 110। अब 110 देखिए क्या लिखा हुआ है। लीजिए, धन विधेयक की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। तो धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है? 110 में दिया गया है। तो जो धन विधेयक होता है, तो धन विधेयक में क्या होता है कि धन यानी पैसे से जुड़ा हुआ मामला है। तो धन विधेयक में कई सारी चीजें होती हैं। सरकार को कोई टैक्स लगाना है, टैक्स हटाना है, टैक्स की मात्रा में बदलाव करना है यानी बढ़ाना है या घटाना है, किसी दूसरे देश से कर्जा लेना है, दूसरे देश को कर्जा देना है, कर्जे की गारंटी लेना है। इसमें कई सारे पॉइंट्स है। 110 आपको डिटेल में पढ़ के खाली बता दे रहे हैं कि लिखा हुआ है किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। समझ गए? अधिरोपण यानी लगाना कि सरकार कोई नया कर लगा रही, उत्सादन यानी हटाना, एबोलिशन की कर को सरकार क्या कर रही है? समाप्त कर रही है। रिमिशन, रिमिशन यानी कम करना। परिहार, परिहार मतलब उसको पूरी तरीके से समाप्त कर देना। रेगुलेशन यानी उसमें कुछ रेगुलेशन करना, कुछ उसमें सुधार करना। तो ये सारी बातें किस में आएंगी? मनी बिल में आएंगी। ठीक, भारत सरकार द्वारा उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई यानी जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाधाओं से संबंधित विधि का संशोधन है। ठीक, यानी कि सरकार कोई उधार ले रही है या दे रही है, किसी उधार की गारंटी ले रही है, ठीक है, तो उसमें अगर कोई कानून बनना है तो उस कानून में संशोधन कर सकते हैं। अगला है भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि की अपेक्षा ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उससे निकालना। अभी आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बताएंगे भारत की संचित निधि। तो उसमें अगर पैसा जमा करना हो यानी सरकार का जो खजाना है उसमें पैसा जमा करना हो या उस पैसे को क्या करना है? निकालना है। ठीक, या ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। ठीक, भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग, द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि से धन को निकालना। अगला है किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना, कि जैसे कह दे कि भाई राज्यों के राज्यपाल की सैलरी भारत की संचित निधि पर हम भारित कर रहे हैं या उससे हटा रहे हैं। ठीक, या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक, तो ये सारी बातें किस में आती हैं? 110 में, धन विधेयक की परिभाषा में। समझ गए? यानी कुल मिला के टैक्स से जुड़ा हुआ मामला है, पैसे से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड के हिसाब से कुछ चेंजेस करने हैं, कंटीजेंसी फंड में कुछ चेंज करना है, ये सब धन विधेयक की परिभाषा में आता है। अब ये धन विधेयक बाकी ऑर्डिनरी बिल से क्या होता है? अलग होता है, डिफरेंस होता है, इसमें अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कि इसकी प्रक्रिया अलग है। साधारण विधेयक की तुलना में इसका प्रोसीजर क्या है? अलग है। अब इसकी प्रक्रिया दी गई है आर्टिकल 109 में। लिखिए अनुच्छेद 109, आर्टिकल 109 109 लिखे।
तो 109 में क्या कहा गया है? विशेष प्रक्रिया है, अलग से लिखा ही हुआ, मेंशन किया गया है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दिया गया है? 109 में दिया गया है। क्लियर? कि मनी बिल का जो प्रोसीजर है वो ऑर्डिनरी बिल से काफी क्या होगा? अलग होगा। अब क्या अलग होगा? पहली बात तो मनी बिल धन विधेयक सरकारी विधेयक है, यानी मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य उसको प्रस्तुत करेगा, और केवल कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में। राज्यसभा में इसकी कोई भूमिका नहीं होगी। कहाँ भेजा जाएगा? लोकसभा। अब कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेगा? इसका निर्णय लेगा लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष ने वेरीफाई कर दिया कि ये बिल मनी बिल है, ठीक, तो वो केवल कहां प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। लिख लीजिए अनुच्छेद 109(1), हालांकि अनुच्छेद न भी लिखे तो भी काम चल जाएगा। धन विधेयक का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही लेगा। मनी बिल विल बी डिसाइडेड बाय द लोकसभा स्पीकर। धन विधेयक का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेगा। मनी बिल विल बी डिसाइडेड बाय लोकसभा स्पीकर। ठीक, तो धन विधेयक का निर्णय कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष लेगा। अब मान लीजिए कि लोकसभा ने वेरीफाई कर दिया, स्पीकर ने कह दिया कि ये बिल क्या है? मनी बिल है, तो वो केवल कहाँ प्रस्तुत होगा? लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं आएगा। लिख लीजिए धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। मनी बिल प्रेजेंटेड टू लोकसभा ओनली। धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। मनी बिल प्रेजेंटेड टू लोकसभा ओनली, नॉट इन राज्यसभा। यानी केवल इसको कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में। राज्यसभा में इसको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक, अब मान लीजिए कि लोकसभा में मनी बिल को प्रेजेंट किया गया, लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत हुआ। ठीक, तो प्रस्तुत कौन कर रहा है? मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य। तो जब मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य इसको प्रस्तुत कर रहा है, मतलब पास हो जाएगा वो, उसको रोकने का कोई चांस नहीं है। अब लोकसभा ने पास कर दिया, फिर लोकसभा से पारित होने के बाद कहाँ भेजा जाएगा? राज्यसभा। लिख लीजिए लोकसभा से पारित होने के बाद, आफ्टर पास फ्रॉम लोकसभा, द मनी बिल सेंट टू राज्यसभा। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। लोकसभा से पारित होने के बाद कहाँ भेजा जाएगा? राज्यसभा में। ठीक, अब मान लीजिए कि इसको लोकसभा ने पास कर दिया, और लोकसभा इसको पास करके कहाँ भेज दी? राज्यसभा में। ठीक, लोकसभा ने पास करके कहाँ भेज दिया? राज्यसभा में। क्लियर? अब राज्यसभा इस पर विचार करेगी, लेकिन ध्यान रखेंगे मनी बिल के मामले में राज्यसभा को केवल 14 दिनों का समय दिया जाएगा, कि राज्यसभा ने अगर 14 दिन के अंदर मनी बिल को पास कर दिया तो ठीक, नहीं पास किया तो ऑटोमेटिक ये कहाँ चला जाएगा? राष्ट्रपति के पास। यानी मनी बिल के मामले में अगर लोकसभा राज्यसभा में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो राज्यसभा की बिल्कुल नहीं चलेगी। ज्वाइंट सिटिंग आपको बताया था, संयुक्त बैठक किस कंडीशन में होती है? जब दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो इसलिए ध्यान रखेंगे मनी बिल के मामले में संयुक्त बैठक नहीं होगी। ठीक, लिख लीजिए क्या लिखे? देखिए धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। मनी बिल कुड नॉट होल्ड बाय राज्यसभा फॉर मोर देन 14 डेज। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिनों से अधिक समय तक नहीं रोक सकती। मनी बिल कुड नॉट होल्ड बाय राज्यसभा फॉर मोर देन 14 डेज। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिनों से अधिक समय तक नहीं रोक सकती। ठीक, तो राज्यसभा ने पास करे चाहे ना करे, मामला क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। किसके पास भेजा जाएगा? राष्ट्रपति के पास।
अब जब राष्ट्रपति के पास मामला गया तो राष्ट्रपति के पास इस मनी बिल के मामले में कितने ऑप्शन होंगे? केवल एक। राष्ट्रपति धन विधेयक को अपनी सहमति देंगे, न वापस करेंगे न होल्ड करेंगे। ठीक, लिख लीजिए। धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी सहमति अनिवार्य रूप से देंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द मनी बिल। धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द ऑन द मनी बिल। क्यों अपनी सहमति देंगे? क्योंकि वह राष्ट्रपति की ही अनुमति से प्रस्तुत किया गया है। आपको राष्ट्रपति बताया था तो वहां लिखवाया था 110 कि धन विधेयक किसकी अनुमति से आएगा? हम ही ने परमिशन दे और हम ही रिजेक्ट कर देंगे। वहां अभियोग लगा दिया जाएगा कि पगला गए हैं क्या, कुछ समय पहले तो आप ही परमिशन दे रहे थे और अब कह रहे हैं कि रिजेक्ट नहीं होगा। समझ गए? अगर नहीं किए तो फिर 74 मान लिया जाएगा। अरे 61 कि आप एक संविधान का क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की ही अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है, बिकॉज मनी बिल प्रेजेंटेड विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की ही अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं। समझ गए? तो कोई कंफ्लिक्ट ना हो यहाँ पर, इसलिए ये पावर्स राष्ट्रपति को, ये पावर सारी किसके पास है? लोकसभा के पास। यानी मनी बिल के मामले में सारी पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है, न राज्यसभा के पास न राष्ट्रपति के पास। अब ऐसा क्यों किया गया है कि सारी शक्तियां लोकसभा को दे दी गई, न राज्यसभा कुछ कर सकती है न राष्ट्रपति कुछ कर सकते हैं? ऐसा इसलिए किया गया है कि ये वित्तीय मामले होते हैं, जरूरी होते हैं। भाई सरकार टैक्स लगा रही है, टैक्स हटा रही है देश के हित में। ठीक, अब सरकार को इतनी भी ताकत ना हो हर मामले पर राज्यसभा होल्ड करने लगे, हर मामले पर राष्ट्रपति होल्ड कर दिया वापस भेजता रहे, तो व्यवस्था चल चुकी ना। भाई वित्तीय खर्चे जरूरी होते हैं। भाई किसी को सैलरी देनी है, पैसा निकालना है, करना जो है कि कंसोलिडेटेड फंड से, पता चला राज्यसभा रोके पड़े, राष्ट्रपति रोके पड़े, तो पैसा ही नहीं निकल पाएगा योजनाओं के लिए, सरकार क्या करेगी? भाई सरकार किस लिए बैठी? तब राज्यसभा राष्ट्रपति ने काम कर लिया। भाई सरकार को भी कुछ पावर होनी चाहिए ना। हर जगह तो राज्यसभा आपको बताया रोक देती है, यहाँ से पार हुए राष्ट्रपति ने रोक दिया, तो फिर सरकार किस लिए घंटा बजाने के लिए बैठी हुई? तो ये जरूरी वित्तीय खर्चे होते हैं जिसमें अगर विलंब हुआ तो व्यवस्था के लिए संकट हो सकता है। तो उसके लिए सारी शक्तियां किसको दे देंगे? लोकसभा। यानी लोकसभा में किसकी मेजोरिटी है? सरकार। तो सारी पावर यहाँ पर सरकार के पास। क्लियर हो गया? चलिए, समझ में आ गया इतना? आगे बढ़ा जाए। अब देखिए कि ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं कि समय लगता है इसमें, यानी बिल कहीं भी रुक सकता है। जैसा ऑर्डिनरी बिल बताया, कहीं भी रुक सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, राष्ट्रपति। मनी बिल तो जरूरी है वो पास हो जाएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। अब मान लीजिए कि कोई कानून बनाया गया और राष्ट्रपति ने भी उसको सहमति दे दी। ठीक, एक्ट बन गया, बिल एक्ट बन गया ऑर्डिनरी, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट अभी आपको पढ़ाएंगे कि वहां पर 137 की पावर है जुडिशियल रिव्यू, कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसको असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं कि संसद ने जो कानून बनाया है वो संविधान के अनुरूप नहीं है और उसको असंवैधानिक डिक्लेयर कर देगी। ठीक, और ऐसा एक दो बार हो चुका है। यानी कानून बनता बहुत मुश्किल से है, कैंसिल कहीं भी हो सकता है। तो ये हमारे यहाँ जो व्यवस्था बनाई गई है, चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था है। लोकसभा में अच्छी तरीके से बहस होगी, बातचीत होगी, सब कुछ होगा, वहां से पास हुआ तो मामला कहाँ रुक सकता है? राज्यसभा में। वहां से मान लीजिए लोकसभा कुछ गड़बड़ करे, मिल जाए सरकार के नहीं जानबूझ के कोई गलत काम कर रहे हैं, तो फिर रोकने के लिए कौन बैठेगा? राज्यसभा। मान लीजिए राज्यसभा वाले मिल जाए, बेईमान हो जाए कि गलत कानून पास करा दे, जनता के हित में है, तो फिर मामला किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इसीलिए बैठे हैं, बताया था कल कि एक बार आईना तो दिखाई देगी। हमारे लिए राष्ट्रपति भी मिला हुआ है, सब चोर हो गए, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों मिले हुए, तो फिर मामला कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। ये इसीलिए इतने चरण बनाए गए कि ये गड़बड़ करे तो ये ठीक करे, ये दोनों गड़बड़ करे तो ये रोके, सब गड़बड़ करे तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रोके कि भाई कानून गलत है, इसको आप ठीक कीजिए। और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जज भी बेईमान हो जाए, वो भी सरकार के पक्ष में फेवर में फैसले देने लगे, तो क्या होगा? तो फिर ये
जनता की गलती, क्योंकि ये लोग आपको बताया कि ये तलवार के बल पर नहीं आए हैं, बंदूक लेके नहीं आए हैं तालिबान की तरह से। इन्हें जनता ने चुन के भेजा है बटन दबा के। ऐसा तो नहीं बंदूक लेके कब्जा कर लिया मोदी जी, योगी जी, जनता ने चुन के भेजा है। तो जब जनता ने चुन के भेजा है, और ये व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चलेगी, ये केवल कितने समय के लिए, 5 साल। 5 साल बाद चुनाव होगा। अब चुनाव होगा तो चुनाव में जनता देखेगी कि यार ये भी बेईमान, ये भी बेईमान, ये भी बेईमान, ये भी बेईमान, और फिर से इसी को चुन लिए। यानी जनता को अपना गला कटवाना अच्छा लग रहा है। भाई जब गला काटने वाली सरकार चुनेंगे तो गला काटेंगे। चुना किसने? क्योंकि वो बंदूक के बल पर नहीं आया। तो ये मान लिया जाएगा कि जनता खुद चाहती है कि ऐसा हो, तो फिर गलती किसकी? जनता की, क्योंकि डेमोक्रेसी। तो जैसे बताया ना कि संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के संविधान बनाया है कि अब कहीं भी कोई एकदम गड़बड़ ना हो, और एकदम गड़बड़ हो रहा है मतलब लोग ऐसा चाहते हैं, क्योंकि बार बार आप उसी आदमी को चुन रहे हैं, आप जो आपका गला काट रहे हैं, तो आपकी गलती है। क्यों चुन रहे हैं भाई? आप हटाइए, आप दूसरे को लाइए। धरना देते हैं, धरना इसमें कैसे? कैसा धरना? क्यों धरना देंगे? जनता थोड़े धरना देगी, जनता चुनाव में वोट देगी ना। समस्या वोटिंग की होती कि आप वोट दीजिए, जहां पर आप ताकत दिखानी है वहां ताकत दिखाइए। समझ गए? तो ये चीजें बिल्कुल बैलेंस रूप से बनाई गई, और वो चीजें अगर बार बार रिपीट हो रही है तो इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है, गलती जनता की। जनता मूर्ख सीधा है कि आप अपना गला काटने वाला सरकार लोग चुनेंगे तो वो गला काटेंगे ही आपका। समझ गए? चलिए, तो ये जो व्यवस्था हम देख रहे थे, ये सब किस बिल के मामले में था? साधारण विधेयक और धन विधेयक। कुछ और भी छोटे छोटे विधेयक होते हैं, बहुत जरूरी नहीं है। सवाल यही दोनों बनेंगे, या तो ऑर्डिनरी बिल से बनता है या मनी बिल से बनता है। कुछ छोटे छोटे और हल्के फुल्के विधेयक हैं, उनके बारे में भी देख लीजिए, काम चल जाएगा आपका। बस थोड़ा थोड़ा सा उसमें मेन यही दोनों थे। इसके अलावा लिख लीजिए वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल 113, 113। तो आर्टिकल 113 क्या है? 113 लिखिए। तो 113 में क्या कहा गया? प्राक्कलन यानी एस्टिमेट, एस्टिमेट यानी बजट। जैसे राष्ट्रपति पढ़ाया था तो 112 में बताया था ना कि राष्ट्रपति बजट के लिए कहते हैं, तो वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है। तो जब बजट आता है, बजट प्रस्तुत होता है, अनुच्छेद 112 से हर वर्ष बजट प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसके बाद इस एस्टिमेट पर, इस बजट पर प्रक्रिया होगी। बजट की प्रक्रिया क्या होगी, वो किस में दिया गया है? 113 में, कि बजट पर बहस की जाएगी। बजट आता है ना तो उस पर क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, कि सरकार से पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया है, इसमें कम दिया, इसमें ज़्यादा दिया, आपकी क्या क्या प्राथमिकता है, उसका उत्तर देते हैं। वित्त मंत्री देते हैं, प्रधानमंत्री देते हैं। ठीक, बजट पर बहस होगा, सवाल जवाब होगा, वोटिंग नहीं होता। ध्यान रखेंगे कि सरकार ने जो बजट दिया है वो पास ही होगा, उस पर कोई मतदान नहीं होगा। समझ गए? ध्यान देंगे कि बजट पर केवल डिबेट होता है, वोटिंग नहीं होती किसी भी हाल में। ठीक। दूसरी चीज कि उसके बाद कोई अगर अनुदान है, भी ग्रांट वगैरह देखेंगे तो वो राष्ट्रपति परमिशन देंगे तब अनुदान माना जाएगा। लिख लीजिए, बजट पर बहस होगा और मतदान, और बजट पर लिख लीजिए, बजट के बाद इसी 113 में ही, बजट के बाद उस पर बहस होगा और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बजट कुड बी डिबेटेबल एंड क्वेश्चंस could arise on budget,
बहस हो सकता है और उस पर क्या हो सकता है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं होगा। बट वोटिंग नॉट अलाउड ऑन बजट, बजट पर मतदान नहीं होता। बजट पर मतदान नहीं हो, केवल बहस होगा, सवाल जवाब होगा, ध्यान रखेंगे, और बस वो फिर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद है 114। 114 क्या है, एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। विनियोग विधेयक, ठीक। तो विनियोग विधेयक क्या होगा, कि जैसे आपको बताया कि जो संसद होती है, संसद हमारे लिए व्यवस्था बनाती है सारी चीजें, और एक कंसोलिडेटेड फंड होता है संचित निधि। संचित निधि आगे आपको बताएंगे, अनुच्छेद 266 में है कि सरकार का जो पैसा जमा होता है ना, पूरा खजाना, वो सब जाके किस में जमा होता है, संचित निधि में जमा होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो भारत की संचित निधि होती है, यानी जो खजाना होता है, उसमें से पैसा निकालना है, तो उस पैसे को निकालने के लिए विनियोग विधेयक, विनियोग का मतलब जो नियोग किया गया है उसको निकालना, पैसा निकालना, विड्रॉ करना। तो बिना 114 के सरकार 1 रुपया नहीं निकाल सकती। जैसे कोई भी सरकार को काम करना है, पैसा लेना है या पैसा देना है, पैसा लेगी तो जमा करेगी या निकालेगी। तो जैसे आपको बताया कि राष्ट्रपति की शक्तियां जहां भी आती तो पीछे 74 आ जाता है। राष्ट्रपति सारे काम किसकी परछाई में करते हैं, 74 मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। और पैसे रुपए का जितना मामला होता है, सब में 114 परछाई रहती है, क्योंकि 114 ही समझ लिए कि वो चाबी है जो खजाने का ताला खोलती है और पैसा निकालती, किसी भी काम के लिए। भाई पैसा तो निकालना पड़ेगा ना, भाई बजट पास हुआ, इन मंत्रालय को पैसा देना है, निकालना पड़ेगा। तो खजाने की चाबी क्या है, 114। 114 ही परमिशन देगी कि उससे आप धन को विनियोग करें। किसी प्रकार का विनियोग होगा, चाहे मनी बिल का भी विनियोग होगा, वो भी किससे होगा, 114 से। कहीं भी पैसा खर्चा करना है, बजट के लिए भाव कोई भी अलॉटमेंट देना, 114। तो जहां भी समझ लीजिए पैसे का मामला है सरकार का, वहां पर कौन रहता है, 114 समझ लीजिए कि वो बक्से की चाबी है जिसमें पूरा पैसा रखा हुआ है। तो चाहे 110 हो, 109 हो, 113 हो, 112 हो, 107, जो भी, जहां भी 266, 267, जहां भी पैसे का मामला आएगा, उस सबकी चाबी यही खोलेगा। समझ गए। तो खुलना आसान होता है, लेकिन बिना इसके नहीं खुलेगा, यानी बिना इसकी प्रक्रिया के पूरा हुए पैसा नहीं निकलेगा, विड्रॉ नहीं होगा। ठीक, लिख लीजिए। संचित निधि से कोई धन, मनी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि से कोई धन, कोई धन विनियोग विधेयक द्वारा ही निकाला जा सकता है। मनी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली बाय एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 114 समझ लीजिए कि पूरे पैसे की चाबी यही होता है, खजाने की चाबी यही। बाकी पैसा कहाँ जाना है उससे मतलब नहीं, निकलेगा इसी से। समझ गए, क्योंकि सारा पैसा किस में जमा होगा, संचित निधि थे, और संचित निधि की चाबी कौन है, 114। तो चाहे 115 हो, 116 हो, 113 हो, 112 हो, 110 हो, जहां भी आएगा सब इसी से होके जाएगा। ठीक है। तो पूरे वित्तीय व्यवस्था में, संसद में जहां भी पैसे का मामला होता है, 114 जरूर होता है। क्लियर। जैसे राष्ट्रपति की शक्तियों में कुछ भी कहेंगे, अब जैसे मनी बिल, मनी बिल भी राष्ट्रपति लाएंगे तो किसकी परमिशन से, 74 मंत्रिपरिषद की सलाह पर, सब चलेगा। चलिए अब आ जाइए 115।
तो 115 में क्या है? एक 115 लिख लीजिए, सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट। एडिशनल या एक्सेस ग्रांट। हो गया। अब ये एक्सेस ग्रांट क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अप्रोप्रिएशन, मान लीजिए कि बजट आया, अब बजट में जो चालू वित्त वर्ष में पैसा दिया गया, एलोकेट करना था उतना एलोकेट कर दिया। मान लीजिए पैसा कम पड़ गया, खर्चा ज़्यादा हुआ, पैसा क्या हुआ, कम पड़ गया, तो उसके लिए फिर क्या होगा, अतिरिक्त अनुदान मांगेंगे। एक्सेस ग्रांट कहा जाता है कि अधिक, यानी कि जितना हमने अलॉट किया था बजट में उस साल के लिए और खर्चा क्या हो गया, ज़्यादा, पैसा कम हो गया, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पैसा लेंगे। तो दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति ही परमिशन देते हैं किसकी, अतिरिक्त अनुदान की या सप्लीमेंट्री की रखते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, लिखिए, जब विनियोग विधेयक द्वारा, जब विनियोग विधेयक द्वारा when any amount authorized by the appropriation bill, विनियोग विधेयक द्वारा प्राधिकृत कोई रकम, प्राधिकृत कोई रकम, when the amount authorized by the appropriation bill falls, when any amount authorized by appropriation bill falls short of expenditure, falls short on expenditure on any particular service, on any particular service during financial year, विनियोग विधेयक द्वारा प्राधिकृत कोई रकम किसी विशिष्ट सेवा पर, ठीक है, ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर, और फंड्स आर रिक्वायर, और फंड्स आर रिक्वायर, किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कम पड़ गई हो, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च करने के लिए कम पड़ गई हो, खर्च करने के लिए कम पड़ गई हो, या ऐसी कोई सेवा, ऐसी कोई नई सेवा खर्च के लिए कम पड़ गई हो, या ऐसी कोई नई सेवा जिसका उल्लेख वार्षिक बजट में न हो, ऐसी कोई नई सेवा जिसका उल्लेख वार्षिक बजट में न हो के लिए वित्तीय सेवा जिसका उल्लेख बजट में, वार्षिक बजट में न हो, कॉमा, के लिए धन की आवश्यकता हो, धन की, के लिए धन की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष, तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान की मांग रख सकते हैं, सदनों के समक्ष अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान की मांग रख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखे हैं अंग्रेजी में, और फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर एनी न्यू सर्विस, फॉर एनी न्यू सर्विस not mentioned in, not mentioned in annual budget,
annual budget, comma. So President places the demand for supplementary or additional grants before the both houses of the parliament, ठीक, तो उसमें प्रस्तुत करा सकते हैं। अगला अनुच्छेद है 116, 116। तो 116 में तीन चीजें हैं, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। वोट ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स। एक्सेप्शनल ग्रांट्स, वोट ऑन अकाउंट्स, ठीक। तो वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? लेखानुदान जिसको बोलते हैं। तो लेखानुदान एक तरीके से जैसे एडवांस लेते हैं ना, तो समझ लीजिए जब सरकार एडवांस लेगी तो उसको क्या बोलते हैं? लेखानुदान बोलते हैं। और उसके लिए भी क्या चाहिए? 114 चाहिए। सब में क्या होगा? विनियोग विधेयक पारित करेंगे, बताएंगे कि भैया हमको एडवांस चाहिए, हमको एडवांस दो। समझ गए? लिख लीजिए। तो ये तो पिछली बार वाला था ना, कि पिछली बार के बजट में था मामला और पूरा नहीं पड़ पाया, पैसा कम पड़ गया। अब इस बार पहले एडवांस ले लेंगे। तो उधार और एडवांस एक से सब अलग अलग चीजें होती हैं। उधार लेना और जैसे एक कर्जा लेना होता है ना, ऋण, डेट, और एक होता है एडवांस। दोनों में अंतर है। कर्जा एडवांस है नहीं, एडवांस कर्जा नहीं, दोनों अंतर है। शब्दों का है फिर अलग अलग है दोनों में। ठीक, लिख लीजिए। वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट लिख लीजिए। लेखानुदान, दिस इज एन एडवांस अरेंजमेंट, यह एक अग्रिम व्यवस्था है। दिस इज एन एडवांस्ड अरेंजमेंट, यह एक अग्रिम व्यवस्था है। ठीक है, एडवांस अरेंजमेंट। तो लेखानुदान क्या है? बस एडवांस है कि जरूरत पड़ने पर सरकार क्या करती है। इसके लिए भी क्या होगा? विनियोग विधेयक पारित किया जाएगा, तब उसके लिए सरकार क्या लेगी? एडवांस लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी लेखानुदान भारत सरकार को एक निश्चित अवधि के लिए, लिख लीजिए, यह भारत सरकार को एक निश्चित अवधि के लिए, ठीक है, इट अलाउज द यूनियन गवर्नमेंट टू विड्रॉ द मनी, यह भारत सरकार को एक निश्चित अवधि के लिए, इट अलाउज द यूनियन गवर्नमेंट टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत सरकार को एक निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, तो विड्रॉ द मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर ए सर्टेन पीरियड, फॉर ए सर्टेन पीरियड। तो उसी को क्या बोलते हैं? लेखानुदान बोलते हैं। ठीक, यानी एक तरीके से क्या है? एडवांस है, और इसके लिए भी क्या है? सबके लिए विनियोग विधेयक चाहिए। अगला लिखिए, प्रत्यानुदान, प्रत्यानुदान, प्रत्यय नहीं, प्रत्यानुदान, इसको बोलते हैं वोट ऑफ क्रेडिट। प्रत्यानुदान, प्रत्यानुदान में क्या होता है कि जब कोई
जो डिमांड होती है अलग से बहुत बड़ी होती है। बहुत बड़ी का मतलब कि उसको नॉर्मली बजट के साथ रखना संभव नहीं होता। ठीक है, तो जब बहुत बड़ी कोई राशि होती है किसी विशेष मद के लिए, जो साधारण तौर पर बजट के साथ रखना संभव नहीं हो पाता, तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रत्यानुदान बोलते हैं। लिख लीजिए। जब किसी सेवा के अति विशाल होने से, when it is not possible, जब किसी सेवा के अति विशाल होने या उसके अनिश्चित स्वरूप के कारण, when it is not possible to include the details of demand, include the details of demand for a service, demand for a service with the annual budget, with the annual budget, with the annual budget due to its large size और uncertain size, अति विशाल होने या उसके अनिश्चित रूप के कारण उसकी मांग के विवरण को, उसकी मांग के विवरण को, अनिश्चित स्वरूप के कारण उसकी मांग के विवरण को वार्षिक बजट के साथ देना संभव न हो, वार्षिक बजट के साथ देना संभव न हो, तो ऐसी मांग के लिए, तो ऐसी मांग के लिए लोकसभा संचित निधि से धन प्रदान करती है। तो ऐसी मांग के लिए लोकसभा संचित निधि से क्या करती है? धन प्रदान करती है। क्या लिखे? ड्यू टू इट्स वेरी लार्ज साइज और इट्स अनसर्टेन नेचर। ठीक, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज एंड अनसर्टेन nature, uncertain nature, so the Lok Sabha can provide funds, so the Lok Sabha can provide funds for such demand, for such demand from the consolidated fund, such demand for the consolidated fund। ठीक है, संचय निधि से क्या कर सकती है? धन प्रदान कर सकती है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रत्यानुदान। दैट इज कॉल्ड वोट ऑन, क्या होगा? क्रेडिट। तो इसे क्या बोलेंगे? प्रत्यानुदान। निकालने का या धन प्रदान कर सकती है या निकाल सकती है। समझ गए कि साइज बड़ा था, उस साथ में देना संभव नहीं था, तो फिर उसके लिए क्या करते हैं? अलग से ग्रांट दे देते हैं। तीसरा है एक्सेप्शनल। एक्सेप्शन यानी अपवाद बोलते हैं ना, तो उसी को अपवादानुदान बोलते हैं, एक्सेप्शनल ग्रांट। ठीक, तो एक्सेप्शनल क्या होता है कि ऐसा कुछ ग्रांट होता है कि जो चालू वित्तीय वर्ष में बजट में मेंशन नहीं किया गया था, उस सेवा में वो नहीं था, और यानी बजट में वो शामिल नहीं था, और कोई नई समस्या आ गया, कुछ नया मुद्दा आ गया, तो उसके लिए पैसा एक्स्ट्रा चाहिए। जब पैसा एक्स्ट्रा चाहिए तो फिर क्या होगा? यानी वो बजट में मेंशन ही नहीं किया गया था। अब जैसे कोरोना आ गया, अब वैक्सीन के लिए पैसा चाहिए, अब बजट में तो मेंशन नहीं था, पता तो था नहीं कोरोना आ रहा है, तो फिर उसके लिए क्या होगा? एक्सेप्शनल ग्रांट लगाएंगे, राष्ट्रपति परमिशन देंगे, फिर 114 आएगा और एक्सेप्शनल ग्रांट लगा के पैसा क्या होंगे, यानी वो मेंशन नहीं था, नया खर्चा कुछ चला आया सरकार के सर पे, तो वो क्या होता है? अपवादानुदान कहते हैं। ये अपवाद रेयरली होता है, ये बहुत कम होता है, ये जनरली नहीं होता, वो कभी कभी ऐसा हो जाता है। हाँ, कोई समस्या आ गई, नहीं था मेंशन, बाढ़ के लिए हमेशा तो रखते नहीं, या सूखे के लिए कोई ऐसी समस्या आ गई जो नहीं मेंशन किया गया था, तो उसके लिए अपवाद। भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई जो फिक्स कर दिया उतना ही निकाल सकते हैं, तो अगर कोई नई समस्या आएगी तो उसके लिए एक्सेप्शनल ग्रांट निकालते हैं। तो व्यवस्थाएं, और ये सारी व्यवस्थाएं सरकार के पास ही है। बताने वित्तीय मामलों की सारी शक्तियां किसके पास है? सरकार के पास। वो उसके लिए कोई समझौता नहीं, वो सरकार निकाल सकती है। ये नहीं कि सरकार को बड़ी मुसीबत होगी या राज्यसभा रोकेगी या विपक्ष रोक देगी या लोग राष्ट्रपति रोक देंगे, वो नहीं हो सकता, वो तो निकाल लेंगे। लिख लीजिए। लोकसभा किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु
द लोकसभा कैन पास, लोकसभा किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु कोई ऐसा अनुदान पारित कर सकती है, प्रयोजन, विशिष्ट प्रयोजन हेतु कोई ऐसा अनुदान पारित कर सकती है, द लोकसभा कैन पास एनी ग्रांट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, विशिष्ट प्रयोजन के लिए कोई ऐसा अनुदान पारित कर सकती है, विशिष्ट प्रयोजन के लिए कोई ऐसा अनुदान पारित कर सकती है जो किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का भाग नहीं है, जो किसी वित्तीय वर्ष की चालू सेवा का भाग नहीं है। द लोकसभा कैन पास एन एक्ट फॉर specific which is not the part of current financial budget या current financial service या not included in budget, ठीक है। तो क्या लिखे, जो किसी चालू वित्तीय सेवा का भाग नहीं है, अर्थात बजट में शामिल नहीं है, अर्थात बजट में शामिल नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं, अपवादानुदान कहते हैं, ठीक है। तो बजट में नहीं है, कोई नई समस्या आ गई तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्शनल हो जाएगा। प्रत्यानुदान आपको बताया कि बड़ी राशि थी, प्रत्यानुदान आ गया। वोट ऑन अकाउंट यानी सरकार ने क्या ले लिया, एडवांस ले लिया, ठीक है। अनुपूरक आपको बताया कि भाई खर्चा ज़्यादा हो गया, पैसा कम रखा था, तो ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, 112 113 के बाद की चीज़ें हैं कि बजट आ गया, अब उसके बाद कुछ दिक्कतें आई तो फिर ये सब मामले पास किए जाते हैं नॉर्मली, क्योंकि बजट तो जितना सरकार ने कहा कि भाई इतना इतना हमने बजट दे दिया, जरूरी नहीं कि उतना ही हो, कम ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा क्या होगा, कम ही होता है, ज़्यादा तो रखेगा नहीं, कम ही होता है। तो उसके लिए ये सब एडवांस वाली व्यवस्था और एक्सेस और अपवाद की व्यवस्था और एक्सेस ग्रांट ये सब इसीलिए दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि वित्तीय व्यवस्था हमारी सुचारू रूप से चलती रहे। वित्तीय व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सरकार को यही तो कंट्रोल करना है भाई, विभाग को सैलरी जानी है, पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा, योजनाएं हैं उसमें सरकार को खर्चा करना है, तो सरकार के जो खर्चे होते हैं उस पर सरकार का ही पूरा नियंत्रण होता है, कोई राज्यसभा, कोई अपोजिशन, कोई राष्ट्रपति इस पर कोई कंट्रोल नहीं करेगा। और ये बताया था कि सबके लिए प्रक्रिया कौन सी है, 114 ही, ठीक है। चलिए, हालांकि ध्यान रखेंगे ये सबसे सवाल नहीं पूछे जाते आपसे, जनरली ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल से ही क्वेश्चन आएंगे, ये सब 115 116 आज तक किसी एग्जाम में नहीं आया, ठीक है। वो आते नहीं है, बस आपको जानकारी के लिए लिखवा दे कि आप जाने रहिए इसको, एग्जाम में सब नहीं है, अभी तक नहीं है किसी परीक्षा में, ठीक है। ये बस आपकी जानकारी के लिए लिखवा दिया, ठीक है। नहीं, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे इंटरव्यू में, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, ज़्यादातर जो पॉपुलर चीज़ें होती हैं वही सवाल होते हैं, ये सब उतने पॉपुलर एक्ट्स नहीं है, ठीक है, ये ज़्यादा इंटरव्यू वालों को भी नहीं पता होगा, नहीं पूछते, ठीक है। चलिए मिलते हैं इकोनॉमिक्स में।